Phantom's Tale, presented. मॉल की सिक्योरिटी जॉब छोड़ने के बाद मैं किसी ऐसी ही जिम्मेदारी वाली नौकरी की तलाश में था। यूनिफॉर्म पहनकर पेट्रोलिंग करना हमेशा से मुझे अच्छा लगता था। एक अजीब सी पावर फील होती थी। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं जो लोगों की ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहता हो। बस यूनिफॉर्म में रहकर ड्यूटी करने का थ्रिल ही कुछ अलग था। मेरा नाम रोहन है। लगभग 2 हफ्ते बेरोजगारी में बीत गए, लंबे, बोरिंग और थकाने वाले। तभी मुझे शहर से कुछ मील दूर एक स्टोरेज यूनिट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट की सिक्योरिटी जॉब का ऑफर मिला। मैनेजर भी मुझे हायर करने के लिए उतना ही एक्साइटेड था जितना मैं इस जॉब के लिए था। उत्तराखंड की ठंडी दिसंबर नाइट्स शुरू हो चुकी थीं। क्रिसमस करीब था और मैं जल्द ही अपनी फैमिली से मिलने दिल्ली जाने वाला था। गिफ्ट्स, गुड फूड और फैमिली टाइम, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मेरी उम्र अभी 27 साल है, तो लाजमी है कि ड्रिंक्स का थोड़ा शौक तो था। मैं शराबी नहीं था, लेकिन काम के बाद एक चिल्ड बियर मुझे हमेशा रिलैक्स कर देती थी। जब फाइनली मेरी पहली शिफ्ट शुरू होने वाली थी, मैं नेटफ्लिक्स पर अपने फेवरेट शोज देखकर चिल कर रहा था। शाम के करीब 7 बजे होंगे। मैं अकेला रहता था, तो कभी किसी को डिस्टर्ब करने का गिल्ट नहीं होता था। मैं आलसी नहीं था, बस ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता था। लेकिन जब करता था तो पूरी लगन से करता था। आज की रात थोड़ी अलग थी। कुछ दिन पहले मैंने स्टोरेज यूनिट बिल्डिंग के मालिक के घर से अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म ली थी। थोड़ा अजीब लगा था कि उसने यूनिफॉर्म स्टोरेज यूनिट बिल्डिंग पर नहीं, बल्कि अपने घर पर दी। पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वही रात थी, मेरी पहली नाइट ड्यूटी। एड्रेस मैंने पहले ही नोट कर लिया था। मैं अपने घर से कार में बैठा और ड्राइव शुरू की। मैं हमेशा सिटी में रहा हूँ, तो भीड़ भाड़ और केओस मेरे लिए नया नहीं था। लेट नाइट होने के बावजूद रोड्स सरप्राइजिंगली बिजी थीं। मेरी शिफ्ट 9 बजे से शुरू थी, लेकिन ट्रैफिक ने मुझे लगभग 1 घंटे लेट कर दिया। एक्साइटमेंट धीरे धीरे इरिटेशन में बदल रही थी। हर स्लो ड्राइवर या रेड लाइट मुझे और बेसब्र कर रही थी। फिर भी मैंने खुद को काम किया। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, मंजिल इसके लायक तो है। एक लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार मैं स्टोरेज यूनिट बिल्डिंग के एरिया में पहुंच गया। लेकिन वहां का माहौल उम्मीद से कहीं ज्यादा सुनसान और ठंडा था, जैसे हवा में ही कोई खामोशी की परत लटक रही हो। इमारत असल में बड़ा चौकोर सीमेंट का ढांचा थी, बिल्कुल सीधा सादा, कोई फैंसी आर्किटेक्चर नहीं। सामने 2 बड़े भारी लोहे के दरवाजे लगे थे और बीच में एक मोटा चेन लॉक लटका हुआ था। अच्छी बात यह थी कि उस लॉक की चाबी मेरे पास थी। पीछे की तरफ उस बिल्डिंग से सीधे एक जंगल शुरू हो रहा था। अंधेरा, घने पेड़ और झाड़ियां मीलों तक। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस हवा और किसी दूर की काली सिलहूट जैसी चीजें। मैं अकेला था, इसीलिए चोरी या भंग करने जैसी बातों की चिंता कम थी। मैंने मन में मुस्कुराहट लाई। ये काम असल में इतना मुश्किल नहीं होगा। यहां मिलने वाली सैलरी न्यूनतम से कहीं ऊपर थी। मेरे लिए डील बहुत अच्छी लग रही थी। कार मैंने लेफ्ट साइड पे पार्क कर दी, जहां दरवाजा खत्म हो रहा था और सिर्फ सादा सीमेंट दिख रहा था। पिछली सीट पर हाथ डालकर मैंने नाइट स्टिक, टॉर्च और उस बिल्डिंग की चाबियां ली। थोड़ी देरी में मैं कार से बाहर निकला। शाम की ठंडक अचानक अंदर तक घुस रही थी। मैंने धीरे धीरे बड़े दरवाजों की तरफ कदम बढ़ाए और नजरें जमीन पर टिकाए रखीं।
रात बहुत अजीब तरह से शांत थी। मुझे डर लगना चाहिए था, पर इस खामोशी ने मुझे उलझन में डाल दिया। कुछ सुकून सा भी था इसमें, क्योंकि सिटी की नॉन स्टॉप आवाज़ें अब दूर थीं। जैसे ही मैंने लॉक के लिए चाबी निकाली और ऊपर देखा, मेरी हिम्मत कहीं गायब हो गई। मैं चौंक कर पीछे हट गया और चाबी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। क्या बकवास है, मैंने अपनी ही आवाज में कहा, और फिर कुछ कदम पीछे हटकर देखा। दरवाजों पर खरोंचें थीं, लंबी गहरी, ऐसी खरोंचें जैसे किसी ने भारी भरकम पंजों से या किसी बड़े जानवर ने किए हों। वैसे दरवाजे अभी कुछ ही देर पहले बिल्कुल स्मूथ और क्लीन लगे थे, और अब उन पर एक साफ सफेद पाउडर जैसी परत चढ़ी थी। ताले की चेन भी कटी फटी और खरोंचों से छिली हुई दिख रही थी। मेरे दिमाग में ये बात असंभव लग रही थी। कैसे किसी ने इतने बड़े लोहे पर इतने जोर से खरोंचें कर दी? मेरी सांस अचानक तेज हो गई। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था और मेरे अंदर की किसी चीज ने कहा, अच्छा, लगता है चाबी की जरूरत नहीं है। मैंने खुद से बुदबुदाया और कांपते हाथों से चाबियां उठाईं। दिल धड़क रहा था, पर क्यूरियोसिटी भी थी। काम तो करना था। मैंने दोनों दरवाजों पर हाथ रखकर पूरी ताकत लगाई और धक्का दिया। दरवाजों ने जैसे अपनी ही कोई आवाज निकाली, एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी, जो किसी बड़े लोहे के शरीर की कराह सी लग रही थी। हर इंच खोलने पर दरवाजे की जॉइंट्स में कुछ अजीब सा खनकना हो रहा था, जैसे कोई पुरानी मशीन जड़ जड़ कर चल रही हो। मैंने अपनी पीठ दरवाजे के खिलाफ टिकाई और पूरी ताकत से धक्का दिया। थोड़ी और मेहनत के बाद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। जब दरवाजे पूरे खुले तो अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला। उसमें मिट्टी, धातु और कुछ अनजानी सी गंध मिली थी। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, पहली नजर में कुछ दरवाजे एक के ऊपर एक रखे हुए दिखे और खाली कॉरिडोर्स दिखे, पर कुछ भी साफ नहीं था। धूल के छोटे छोटे कण हवा में नाच रहे थे और टॉर्च की रोशनी में वो जैसे चमक रहे थे, बहुत धीमी, जैसे वो किसी जिंदा चीज की तरह हिल रहा हो। मैंने एक कदम अंदर रखा। दरवाजों की वह गड़गड़ाहट पीछे रह गई, लेकिन जो खामोशी मिली वो कहीं ज्यादा भारी थी। ऐसा लगा जैसे इमारत खुद सुन रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, पर मैं खुद को संभाल कर आगे बढ़ा, क्योंकि वो मेरी पहली रात थी। काम शुरू करना था। पर मुझे यह एहसास भी हो गया था कि कुछ यहां नॉर्मल नहीं है। और कौन जाने, ये रात मेरी उन छोटी छोटी शिकायतों से कहीं ज्यादा कुछ लेकर आने वाली थी। अंदर का लेआउट देखने में सिंपल था। बीच में करीब 10 फुट चौड़ा एक लंबा कॉरिडोर और दोनों तरफ छोटे छोटे गैराज जैसे स्टोरेज कमरों की कतार थी। बिल्कुल आखिर में एक लकड़ी की मेज थी, जिसके पीछे काले चमड़े की एक कुर्सी रखी थी। पास में एक छोटी सी कांच की खिड़की थी, जो उस मेज की तरफ खुलती थी। शायद वही जगह थी जहां मुझे पूरी रात रुकना था। ऊपर छत के पास एक धातु की बालकनी थी, जो पूरी इमारत की आयताकार सीमा को घेरे हुए थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। चारों तरफ एक ठंडी औद्योगिक सी भावना फैली हुई थी। बस कभी कभी ठंडी हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी। मैंने पीछे मुड़कर वैसे ही दरवाजे बंद करने शुरू किए जैसे पहले खोले थे।
लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे बंद होने से एक पल पहले मुझे कुछ दिखा। एक छोटा दुबला पतला लड़का, बहुत नाजुक सा, वो दीवार के पीछे से मुझे देख रहा था। मेरी सांस जैसे रुक गई और अगले ही पल दरवाजे की जोरदार आवाज गूंज उठी, जिससे मेरा दिल उछल गया। आवाज रुकते ही चारों तरफ फिर वही गहरा सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा आरामदायक नहीं था, बल्कि बेहद असहज लग रहा था। मैंने खुद को समझाया, शायद इमेजिनेशन होगी, नई जगह है, दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है। फिर भी कुछ देर वहीं खड़ा रहा, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरवाजे ठीक से बंद हैं। यह डर नहीं था कि कोई अंदर आ जाएगा, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहले से अंदर हो। दरवाजे ठीक से लॉक हैं कि नहीं, ये देखकर मैं कॉरिडोर से होकर सिक्योरिटी डेस्क तक पहुंचा। बैठने से पहले मेरी नज़र बाईं दीवार पर पड़ी। वहां एक बहुत पुराना टूटा हुआ लकड़ी का दरवाज़ा था। वो बाकी सब दरवाज़ों से अलग दिख रहा था, मोटा, भारी और किसी भी मॉडर्न डिज़ाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ऐसा लगता था जैसे वो इस बिल्डिंग से पहले का हो। उस पर चौक से बने सिंबल्स उकेरे हुए थे, अजीब आकृतियां, गोल चिन्ह और बीच में एक पंचग्राम यानी 5 बिंदु वाला सितारा। मैंने सोचा शायद कुछ लड़के यहाँ घुस आए होंगे और मस्ती में ये निशान बना गए होंगे। ऐसी चीज़ें मैंने पहले भी देखी हैं, बस अजीब बात ये थी कि वो अंदर आए कैसे। दरवाजे तो बहुत भारी थे और जंजीरों से बंद भी। मुझे याद आया कि मालिक ने बताया था, इस जगह के नीचे एक बेसमेंट एरिया है जहां पुराने टूल्स और मेंटेनेंस का सामान रखा जाता है। शायद ये उसी का दरवाज़ा होगा। मैंने ज़्यादा सोचने से खुद को रोका। बेसमेंट होगा बस, कुछ खास नहीं, मैंने खुद से कहा। फिर मैं डेस्क के पीछे गया, चेयर पर बैठा और ड्रॉर खोलकर ज़रूरी चीज़ें ढूंढने लगा। फ्लैशलाइट की एक्स्ट्रा बैटरी, रजिस्टर, कॉफ़ी मग, सब कुछ वहीं था। पर जैसे ही मैंने पेन उठाने के लिए दराज बंद की, मुझे लगा जैसे कहीं बहुत हल्की सी खुरचने की आवाज़ आई हो, धीमी, लगभग जैसे कोई पुरानी लकड़ी के अंदर से आ रही हो। मैंने टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी डाली। कुछ नहीं था, बस वही पुराना दरवाज़ा और उसके नीचे ज़मीन पर कुछ हल्की चॉकबोर्ड की रेखाएं, जो शायद पहले वहाँ नहीं थीं। मेज़ को कुछ मिनट तक खंगालने के बाद मुझे सिक्योरिटी स्टाफ की एक हैंडबुक मिल गई। बिल्कुल वही चीज़ जो एक नॉर्मल गार्ड के पास होनी चाहिए थी। पर उसी हैंडबुक के नीचे एक खाली सा कागज़ पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नियम। नोट की लिखावट बेढंगी, लड़खड़ाती हुई थी, ऐसी जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखी हो। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, नियम, कृपया इनका पूरी तरह पालन करें। यह आपकी जान बचा सकते हैं और बचाएंगे। और उसके नीचे नियम एक एक कर ऐसे थे। नियम 1, अगर आपको बेसमेंट की सीढ़ियों से तेजी से ऊपर आते हुए कदमों की आहट सुनाई दे तो अपनी कुर्सी पर ही बैठें। दरवाजे के पास न जाएं और न ही कोई आवाज करें। चुपचाप बैठें और 30 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। नियम 2, अगर कोई लंबी जवान लड़की जिसके बाल बिखरे हुए हों और नाखून गंदे लंबे हों आपके सामने आकर पूछे कि उसका भाई कहाँ है, तो बस कहिए, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा। बिल्कुल यही शब्द। नियम 3, अगर आप गराज के अंदर से
खासकर दाहिनी ओर के बड़े लोहे वाले दरवाजे के पास खरोंचने की आवाज़ सुने तो उसके पास जाएं और अपनी नाइट स्टिक से दरवाजे पर हल्के से 3 बार थपथपाएं। कुछ न बोलें, यह चीज़ शोर पसंद नहीं करती। नियम 4, आधी रात के आसपास अगर इमारत के पीछे जंगल से किसी छोटी बच्ची के रोने जैसा आवाज़ आए तो उसे जांचने मत जाइए, चाहे वह कितना भी असली लगे। नियम 5, अगर आप अपनी मेज़ के पीछे वाली खिड़की से बाहर देखें और जंगल के प्रवेश पर किसी आदमी को खड़ा देखें, फटा हुआ सूट, विकृत त्वचा, बेजान काली आंखें, चेहरे पर एक बड़ी अस्वाभाविक मुस्कान और रात में चमकते उस्तरे जैसे दांत, तो आप मुस्कुराएं और उसे हल्का सा हाथ हिलाएं, फिर तुरंत मुड़ जाएं और उस पर ध्यान न दें, भले ही वह शीशे पर थपथपाए। मैंने ये सब पढ़ा और सबसे पहले यही सोचा, ये सब किसी की शरारत है। शायद मालिक ने या पिछले गार्ड ने नए आदमी को डराने के लिए ऐसा लिखा होगा। इतना बड़ा मजाक क्यों नहीं? बचकानी लिखावट और सोच समझ कर लिखे गए नियम सब मिलकर एक मजाक जैसा ही लग रहा था। मैंने कागज को धीरे से वापस रखा। ड्रॉर में और भी चीजें थीं। असली हैंडबुक निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। वर्क प्रोटोकॉल्स, अनऑथराइज्ड एंट्री पर क्या करना है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, सब बिल्कुल साधारण, कुछ भी अलौकिक नहीं था। फिर भी मेरे अंदर एक हल्का सा डर बैठ गया। कुछ बातें मन में घूमने लगीं। उस लड़के की झलक जिसने दरवाजे के पीछे मुझे घूरा था, और वही चाक के निशान जो बेसमेंट के दरवाजे पर थे। क्या वही बच्चों की शरारत थी या कुछ और? जैसे ही मैंने पेन रखा और एक कप कॉफी लेने के लिए उठने लगा, गलियारे के दूर छोर से बहुत हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली खुरचने की आवाज आई। ठीक वैसे जैसे कोई पुरानी लकड़ी अपने अंदर से कह रही हो। आवाज इतनी हल्की थी कि मैं पहले उसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर गया, पर फिर दूर किसी जगह से, बिल्कुल धीमे से, किसी बच्चे की तरह एक छोटा सा रोना सुनाई दिया। मेरी गर्दन पर ठंडी लहर दौड़ गई। तेज रोशनी में कमरा अब और ज्यादा डरावना और भारी लगने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि जो कुछ यहां हो रहा है वो अब मजाक नहीं रहा। सब कुछ उम्मीद से ज्यादा आसान लग रहा था। पर कुछ घंटे वहीं बैठे रहने से बेचैनी बढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कि काश थोड़ी मज़ेदार चीज़ें ले आता। मेरे पास अपने पुराने फ्लिप फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि मुझे पता है ये फ़ोन थोड़ा पुराना है और वैसे भी वहाँ सिग्नल नहीं था। मतलब सोशल मीडिया की दुनिया से पूरी तरह कट गया था। मैंने मेज़ पर रखी एक पेंसिल उठाई और ख़ुद को व्यस्त रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरे की फीड देखते देखते उसे हल्की हल्की ताल में थपथपाने लगा। शुरुआत में मैं बस आराम से उठा पटक कर रहा था। 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि थपथपाहट की आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ लगने लगी, पर मैंने उतना ही जोर लगाया था जितना पहले लगा रहा था। फिर भी आवाज़ तेज़ हो रही थी और अचानक मैं समझ गया कि यह थपथपाहट कोई पेंसिल की आवाज़ नहीं थी। यह किसी और जगह से आ रही थी। बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर की ओर तेज, असामान्य और घातक सी तेजी से बढ़ती कदमों की आहट। वो कदम तेज, गुस्से भरे और लगभग शत्रुतापूर्ण थे। जो भी नीचे से ऊपर आ रहा था वह सिर्फ तेज नहीं था, वह फुर्तीला, विशाल और शक्तिशाली भी महसूस हो रहा था। मुझे जिज्ञासा नहीं, सिर्फ एक ठंडी गहरी डर की लहर ने पकड़ लिया। दिल जैसे थम सा गया
और खून ठंडा ठंडा सा हो गया। मैंने अनायास अपने पैरों की उंगलियां जूतों में गढ़ लीं और झुककर दबे कदमों से ड्रॉर खोला, रूल्स वाला कागज निकालने के लिए। फिर मैंने वही नियम पढ़े जो पहले देखे थे, खासकर नियम 1। अगर आपको बेसमेंट की सीढ़ियों से तेजी से ऊपर आते हुए कदमों की आहट सुनाई दे तो अपनी कुर्सी पर बैठें और दरवाजे के पास न जाएं या कोई आवाज न करें। चुपचाप बैठें और 30 सेकंड तक इंतजार करें। जैसे ही मैंने पढ़ा, कदमों की आवाज और ज्यादा पास आ गई, बार बार, तेजी से। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एक पल के लिए बिल्कुल चुप्पी ध्यान छीनने वाली थी, और फिर एक गहरी लंबी सांस आई। यह किसी की थकान से भरी सांस नहीं थी। इसमें गुस्सा, भूख और वासनात्मक तीव्रता थी, जैसे वो किसी के लिए आक्रामक हो। मेरे दिमाग से ये फर्क मिट गया कि वो औरत थी या मर्द। बस इतना महसूस हो रहा था कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ बहुत भूखा और खतरनाक था। मैं कुर्सी में बैठा रहा, सांसें अनियमित, हाथ कांप रहे थे। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह कांपने लगा। पर मैंने वही किया जो नोट में लिखा था। चुप रहा, अपनी आवाज दबाई। भीतर से मुझे चीखने का मन कर रहा था, जोर से। ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैंने देखा या चीखा तो यही चीख मेरी आखिरी आवाज बन सकती है। मैंने अपने मन में तरह तरह के सबसे बुरे ख्याल भर लिए थे। बड़े बड़े पंजे, विकृत चेहरे, या कोई लंबा साया जो दरवाजे के पीछे खड़ा हो। पर एक बात पक्की थी, मुझे चोट पहुंचाने की उसकी नीयत साफ थी। दिल की धड़कन, कैमरे की स्क्रीन पर डस्ट पार्टिकल्स की हलचल, और कहीं दूर अचानक से पटाखे जैसे दिल को झकझोर देने वाली आवाज। पर फिर भी दरवाजे से कोई हमला नहीं हुआ। आखिरकार मैंने खुद से नियंत्रण जगाया। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें दरवाजे की ओर उठाईं। कॉरिडोर में अंधेरा घना था। दरवाजे ठीक वैसे ही थे जैसे मैंने छोड़े थे, पर उनके पास की कंक्रीट पर कुछ गहरे निशान बने थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज ने पंजे धर दिए हों। और वहीं दरवाजे के छोटे गैप से, जैसे किसी ने भीतर से हवा निकाली हो, एक ठंडी सांस निकली जो सीधे मेरी गर्दन पर पड़ी। मेरी त्वचा पर एक बार फिर सिहरन सी दौड़ गई। मैंने रूल्स की वही पंक्तियां दोबारा अपनी आंखों से पढ़ीं, और तब मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ प्रैंक नहीं हो सकता। न सिर्फ आवाजें सच थीं, बल्कि यह मौजूदगी मेरी तरफ देख रही थी, शायद हंस रही थी, शायद सिर्फ सूंघ रही थी कि नया शिकार किस तरह का है। मुझे अब पता था कि मैं किसी ऐसे शख्स के सामने था जो धैर्य रखता था, जिसने इंतजार करना सीखा था। और अगर मैंने नियमों का उल्लंघन किया तो मैं उसकी नज़र में आ जाऊंगा। मेरे अंदर के सारे शोर शराबे वाले विचार अब खत्म हो गए। मैंने चेयर की पीठ पकड़ ली और अपने आप को फिर से स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कानों में अभी भी वही धीमी सांस गूंज रही थी, और कहीं भीतर से किसी ने धीरे से खोखली हंसी की तरह कुछ करधनी आवाज निकाली। मैंने खुद से वादा किया, अभी नहीं, अब नहीं। और फिर भी मेरे दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं खिड़की से झांक कर देखूं कि बाहर क्या है। लेकिन नियमों की आवाज अंदर से धीमी पर साफ सुनाई दे रही थी। बैठो, इंतजार करो। मैंने बैठना जारी रखा, और यह इंतजार अब किसी परीक्षा से कम नहीं था। मुझे पता था
अब चुप रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। लेकिन जितना मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था, उतना ही महसूस हो रहा था कि वो चीज अब भी बाहर है। वो मुझे महसूस कर सकती थी। मेरी हर सांस, हर हल्की सी हरकत मानो उसकी नजरों के सामने थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा दरवाजे के उस पार से भी सुनाई दे जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी, उसने दरवाजे को छुआ तक नहीं। कोई धमाका नहीं, कोई खरोंच नहीं, बस एक मौजूदगी, इतनी भारी कि कमरे की हवा भी ठंडी और सख्त लगने लगी। 30 सेकंड का वो वक्त मानो जिंदगी का सबसे लंबा पल था। 30 सेकंड गुजरे, उन पलों ने जैसे मेरी उम्र बढ़ा दी। हर सेकंड 1 घंटा लग रहा था। और फिर अचानक वो चला गया। तेज भारी कदमों की आहट जैसे किसी अदृश्य जानवर की तरह सीढ़ियां उतरने लगी। एक के बाद एक कदम नीचे और नीचे, जब तक आवाज गायब नहीं हो गई। और तब मैंने आखिरकार सांस छोड़ी। एक गहरी, कांपती हुई सांस। मेरी गर्दन और पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। मुझे पक्का यकीन था वो बेसमेंट कोई साधारण बेसमेंट नहीं था। वो किसी दूसरे दुनिया का दरवाजा था, शायद नर्क का। मुझे अपने आप को संभालने में पूरा 1 मिनट लग गया। मैंने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की, पर दिमाग अब भी उसी आवाज में अटका था। वो सांसें, वो अदृश्य नजरें, वो वजनदार चुप्पी। काश मैं कह पाता कि मेरे पिछले अनुभवों ने मुझे इसके लिए तैयार किया था, लेकिन नहीं। कोई इंसान ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं हो सकता। मैंने फिर वो रूल्स वाला कागज उठाया, उसे बार बार पढ़ने लगा। लग रहा था कि जैसे लाइंस ऐसे दिमाग में उतर जानी चाहिए थी जैसे किसी ने उन्हें भीतर जला दिया हो। अब वो कोई मजाक नहीं, बल्कि मेरे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। मैंने तय किया कि वो कागज अब मेरे पास ही रहेगा, किसी भी हालत में। उसे छोड़ा तो शायद जिंदगी भी छोड़नी पड़े। पर एक सवाल बार बार दिमाग में गूंज रहा था, मालिक ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? अगर यह सब सच था तो ये जगह अब तक बंद क्यों नहीं हुई? इतनी वीरान, इतनी ठंडी, फिर भी किसी तरह जिंदा। मैंने खुद से कहा, भाड़ में जाइए सब। शायद मैं पहले ही उस जगह के नर्क में फंस चुका था, और अब जल्दी घर जाने की सोच भी मौत को दावत देने जैसी लग रही थी। मैंने तय किया, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। जब तक दरवाजा सील बंद है, जब तक मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं ठीक रहूंगा। कम से कम ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने अपना मोबाइल फोन देखा, कोई सिग्नल नहीं, बस टाइम दिख रहा था, रात के 11:30। आधी रात करीब थी। मैंने अपनी नाइट स्टिक एक हाथ में और रूल शीट दूसरे में पकड़ ली और धीरे धीरे स्टोरेज यूनिट्स के बीच टहलने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि दीवारें मुझे घूर रही हैं, जैसे इस जगह की हवा ही मुझे बाहर निकालना चाहती हो। हर छाया में कुछ था, एक अजीब सी ताकत, एक नफरत, जो धीरे धीरे मेरी त्वचा के नीचे तक सरक रही थी। मैं वापस अपनी मेज तक पहुंचा, गराज के बड़े दरवाजों पर नजर डाली। कहीं कोई दरार, कोई गैप तो नहीं। सब ठीक लग रहा था, पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे होंठों से धीरे से निकला, काश ये रात जल्द खत्म हो जाए। लेकिन दिल के अंदर एक दूसरी आवाज फुसफुसा रही थी, रात अभी खत्म नहीं हुई है, असली डर तो आधी रात के बाद शुरू होता है। मैंने अपनी सफाई खत्म की और जैसे ही पलटा,
मेरा दिल वहीं रुक गया। मेज के सामने एक लंबी, बेहद अस्वाभाविक महिला खड़ी थी। उसकी ऊंचाई कम से कम 8 फुट रही होगी। उसके काले बिखरे बाल उसकी टांगों तक लटक रहे थे, इतने घने कि चेहरा लगभग पूरी तरह ढका हुआ था। बस माथे का थोड़ा हिस्सा दिख रहा था। वो इतनी पतली और हड्डियों जैसी थी कि उसका पूरा शरीर किसी छाया की तरह लग रहा था। पर यही उसकी असल डरावनी बात थी। उसके नाखून कम से कम 4 से 6 इंच लंबे थे, टूटे फूटे और सड़े हुए, जिन पर सूखे खून के निशान चमक रहे थे। और सबसे भयानक बात, वो नग्न, बिना कपड़ों के थी, लेकिन उसमें किसी इंसान जैसा कुछ नहीं था। न चेहरे पर कोई भाव, न शरीर पर कोई सामान्य बनावट। वो बस गलत लग रही थी, जैसे इंसान होने का उसका विचार अधूरा रह गया हो। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, सांस तक नहीं ले रही थी। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं। और फिर उसने कहा, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? उसकी आवाज़, ओह भगवान, वो आवाज़, वो ऐसी थी जैसे किसी ने उसके गले में लोहे की रगड़ वाली चीज़ डालकर उसे ऊपर नीचे किया हो। कर्कश, टूटी हुई, और फिर भी इतनी साफ कि हर शब्द सीधा दिल में उतर जाए। मैं बिल्कुल जड़ हो गया। दिमाग सुन्न, शरीर हिला नहीं। मेरे अंदर का डर धीरे धीरे उबलने लगा। मैं बेताबी से याद करने की कोशिश कर रहा था। नियम 2, नियम 2। वो क्या था? जवाब दो। उसकी आवाज इतनी तीखी और भारी थी कि दीवारें कांप गईं। एक भयानक कंपन पूरे कमरे में फैल गया। मेज हिली, खिड़की कांपी और मेरी सांसें रुक गईं। मैंने घबराकर कहा, वो नहीं, नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं वादा करता हूं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने अंदर ही अंदर खुद को कोसा। अरे नहीं, ये तो गलत जवाब था। मैं भूल गया था। मुझे कहना था, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा। वो सटीक शब्द, वही जो रूल में लिखे थे। अब मैंने एक रूल तोड़ दिया था। महिला का चेहरा हल्के से हिला, फिर उसका सिर अचानक दाहिनी ओर 90 डिग्री घूम गया, जैसे उसकी गर्दन किसी ने एक झटके में तोड़ दी हो। बाल अब भी चेहरे पर लटक रहे थे, और शायद ये मेरे लिए बेहतर ही था, क्योंकि अगर मैं उसका असली चेहरा देख लेता, शायद वहीं मर जाता। मैंने तुरंत अपनी नाइटस्टिक पकड़ी। हाथ कांप रहे थे, पर पकड़ मजबूत थी। मैं हर पल सोच रहा था कि वो मुझ पर झपटेगी, लेकिन वो हिली तक नहीं। वो बस वहीं खड़ी रही, एकदम स्थिर, जैसे कोई पुतला। बस उसकी आंखें, वो आंखें मुझे चीरती जा रही थीं। मैं पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आंखों में जलन शुरू हो चुकी थी, पानी आने लगा था, पर मैंने खुद को जबरदस्ती रोका। मैं जानता था, अगर मैंने निगाहें हटाई, कुछ बुरा होगा। पर आखिरकार मैं और नहीं रोक पाया। मेरी पलकें झपक गईं, और जब मैंने दोबारा देखा, वो वहां नहीं थी। कमरा खाली था। सिर्फ हवा में एक ठंडी, सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जैसे कोई चीज अभी अभी वहां थी और अपने पीछे बस मौत का एहसास छोड़ गई हो। मैं डर के मारे झटके से पीछे मुड़ा और चारों तरफ देखने लगा। वो औरत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पूरा कमरा खाली था, लेकिन मेरे अंदर का डर
अब भी जिंदा था। मुझे यकीन था यह आखिरी बार नहीं था जब मैंने उसे देखा होगा। मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ी और नाइटस्टिक को और कसकर पकड़ा। दूसरे हाथ से जेब से वो रूल्स वाला कागज निकाला। दिल धड़कने लगा जब मेरी नज़र नियम 2 पर पड़ी। अगर कोई लंबी बिखरे बालों वाली लड़की आकर पूछे कि उसका भाई कहाँ है, तो उससे कहिए मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा। और वही शब्द बोलिए, कुछ और नहीं। मेरी रगों में जैसे ठंडा लहू दौड़ गया। मैंने वही गलती कर दी थी, वही जो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लीं, लेकिन तभी मेरी नज़र अपनी बाईं कलाई पर पड़ी और मैं सन्न रह गया। वहां एक लाल पेंटाग्राम बना था, जैसे किसी ने जलती हुई चीज से मेरी त्वचा पर निशान बना दिया हो। मुझे याद नहीं कि मैंने खुद को काटा हो। न दर्द महसूस हुआ, न खून बहा, लेकिन निशान वहां था, ताजा, लाल और चमकता हुआ। अब समझ आया, यह सजा थी, उस नियम को तोड़ने की सजा। मैं वापस अपनी डेस्क पर गया। मैंने अभी अभी अपनी सीट पर ठहरने की कोशिश की थी कि कॉरिडोर के दाईं बड़े लोहे वाले दरवाजे की ओर से एक सूक्ष्म, तेज खुरच खुरच की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से धीरे धीरे नाखून चलाए हों। दिल सीने में उछला, मेरी आंखें वहीं अटक गईं। तुरंत याद आया, नियम 3। अगर गराज के दाईं दरवाजे के पास खरोंचने की आवाज सुनाई दे तो उसके पास जाओ और नाइट स्टिक से दरवाजे पर हल्के से 3 बार थपथपाओ। कुछ मत बोलो। मैं धीमे धीमे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन की आवाज और मेरे खुद के दिल की धड़कन आपस में टकरा रही थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने सांस रोकी, नाइट स्टिक को कसकर पकड़ा। हाथ कांप रहे थे, पर नियम कहता था, इसलिए मैंने 3 बार हल्के हल्के थपथपाया। 3 बार, ना ज्यादा न कम। पहली थपथपाहट के बाद हवा में एक अजीब सी गंध फैली, सड़ी हुई मिट्टी और किसी पुराने दर्द की खुशबू। दूसरी थपथपाहट के बाद दरवाजे की जॉइंट से धीमी खन खन आई, मानो कोई भीतर से हंस रहा हो। और तीसरी थपथपाहट के साथ दरवाजा इतना हल्का सा हिल गया कि मेरे हाथ में झनझन कर गया। ठंडी खुरदरी हवा दरवाजे के नीचे से बाहर आई और किसी ने धीरे धीरे कह दिया, एकदम कान के पास, ठीक, अब रोको मत। आवाज बच्चे जैसी थी, फिर भी उसमें कोई बूढ़ी खट्टी भूखी कड़वाहट थी। मैं जड़ बनकर खड़ा रहा। मैंने न तो बोलने की हिम्मत की, न वहीं से हटने की। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गया। फिर अचानक अंदर से तेज खुरचना हुआ, इस बार बहुत पास से, और मैं महसूस कर सकता था कि किसी ने दरवाजे के अंदर से अपने नाखून मेरी तरफ खींचे। पर दरवाजा नहीं टूटा, कोई हाथ बाहर नहीं निकला, बस वो आवाज इतनी करीब कि मेरी रूह कांप उठी। तब मैंने देखा, दरवाजे के निचले हिस्से पर एक पतली सी दरार बन गई और वहां से सफेद धूल की लकीरें बाहर आईं, जो धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगने लगीं, मानो कोई ठंडी उंगली मेरी एड़ी को छू रही हो। मेरे पैरों के पसीने ने स्नीकर्स को गीला कर दिया। मुझे याद आया कि नियम ने कहा था, कभी भी चिल्लाना मत, कुछ भी मत करना। मैं वहीं खड़ा रहा, सांस रोके, और दिल में एक सरल उम्मीद जगी। शायद यह सिर्फ एक टेस्ट था, शायद यह नियम सच में किसी तरह की डील थी। और तभी, जब मेरी नज़र अब भी उस दरवाजे से जमी हुई थी, अंदर से एक बेहद धीमी,
पर मुस्कुराती हुई आवाज आई। 3 थे ना। मैंने न तो कदम बढ़ाए न कुछ कहा। मेरी उंगलियां नाइटस्टिक पर कैसे सिकुड़ी हुई थी मुझे मालूम नहीं। उस रात से मैंने जाना नियम 3 काम करता है, पर उसकी कीमत चुप्पी और हिम्मत थी। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चुप रहने से ही जिंदा रहती हैं। मैं वापस अपनी डेस्क पर गया, कुर्सी पर सिर टिकाया और बस इंतजार करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो होने वाला है। मैंने फोन देखा। रात के 11:58 हो रहे थे। बस 2 मिनट में आधी रात होने वाली थी। और फिर वो रोना शुरू हुआ। पहले हल्की सिसकियां, फिर दर्द भरी चीखें। आवाज जंगल के उस पार से आ रही थी। प्लीज, कोई है वहां? मेरी मदद करो। वो रोना ऐसा था कि दिल फट जाए, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जिंदा जला दिया हो। मैं खिड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता था जो बाहर है वो इंसान नहीं है। मेरा दिल कह रहा था, दरवाजा खोलो, उसकी मदद करो। लेकिन दिमाग चीख रहा था, मत जाना, वो तुझे फंसाना चाहती है। वो औरत फिर बोली, ये मुझे परेशान कर रहा है, कृपया मदद करो। उसकी आवाज अब और पास आ रही थी, और हर शब्द के साथ ठंडी हवा मेरे कमरे में घुस रही थी। मैं कुर्सी पर जड़ होकर बैठा रहा। बस घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसका रोना अचानक चुप हो गया। मैंने दरवाजे खोलकर चांद की तेज रोशनी को अंदर आने दिया और फिर बाहर भागा। हवा ठंडी थी, पर उस ठंडक में भी ऐसा कुछ था जो मेरी हड्डियों तक गर्म कर रहा था। डर की आग। मैंने अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई, चाबियां हाथ में घिसटाईं और उन्हें लॉक में ठूंस दिया। ड्राइवर सीट पर झपटते हुए मेरा दिल छाती से बाहर कूदने को था। मैंने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी, बस चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार इग्निशन ने बमुश्किल गड़गड़ाहट दी और फिर चुप्पी। मैंने फिर से घुमाया। कार ने क्रैंक किया, मगर स्टार्ट नहीं हुई। एड्रेनालाइन की वजह से मेरे हाथ तालू की तरह पसीने से भीगे हुए थे। मैंने एक बार और कोशिश की, और इस बार इंजन ने जैसे कर्कश आवाज निकालकर स्टार्ट कर ली। मैं लगभग रोया, राहत की नहीं, डर की एक अजीब मिलीजुली खुशी थी। मैंने पीछे देखा। कॉरिडोर के दरवाजे अभी भी खुले थे। अंदर की अंधेरी परतें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। मैंने फुट पेडल पर रखा और धीरे धीरे रिवर्स निकाला। जितना मैं पीछे हट रहा था, उतना ही मेरे दिमाग में वह औरत, उसकी आवाज और वो पेंटाग्राम मेरी कलाई पर घूम रहे थी। मैं धीरे धीरे बाहर निकला, और जैसे ही मैंने सड़क पकड़ी, मेरी नजर जंगल के अंदर जाने वाले रास्ते पर पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था, वही जो नियमों में लिखा था। फटा हुआ सूट, विकृत त्वचा, बेजान काली आंखें और एक अस्वाभाविक बड़ी मुस्कान। उसके दांत उस्तरे जैसे चमक रहे थे। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा नोट में बताया गया था। रात की चांदनी उसकी मुस्कान पर अजीब सी चमक दे रही थी। उसने बिल्कुल वही किया जो नियमों में लिखा था। उसने खिड़की की तरफ देखा, और फिर मेरे तरफ देखने पर मैं भी अचानक मुस्कुराने को मजबूर हुआ। मेरा दिल डर से फिर भी किसी तरह पिघल गया, पर हाथ अपने आप उठा और मैंने हल्का सा हाथ हिलाया। जैसे ही मेरी आंखें उससे मिलीं, एक ठंडी घुटन सी हुई
मानो किसी ने मेरी सांस काट दी हो। उसकी आंखें खाली, जैसे कोई गहरा काला कुआं। मैं झिझकते हुए मुड़ा और आंखें हटा लीं, ठीक नियम के अनुसार। शीशे पर एक हल्की थपथपाहट सुनाई दी, किसी उंगली की नोक जैसे धीरे धीरे खरोंच कर रही हो। मेरी गर्दन पर फिर से पसीना बहने लगा। मैंने पलक भी नहीं झपकाई, पर अंदर से कोई चिल्ला रहा था, मत देखो। मैंने सिर मोड़कर फिर सड़क की तरफ देखा और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। कार की रफ्तार बढ़ी, लेकिन अंदर एक अजीब खालीपन महसूस हो रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और शहर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही लगा कि वो हर मोड़ पर मेरे पीछे है, जैसे उसकी परछाई मेरी कार के साथ चिपकी हुई हो। दिल में एक डर था कि अगर मैंने फिर से नियमों को तोड़ा, अगर मैंने किसी भी चीज का ध्यान खींचा, तो सजा मेरी आखिरी होगी। गाड़ी चलाते हुए मैंने धीरे से अपनी कलाई पर नजर डाली। पेंटाग्राम अब भी लाल था, हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई धड़कन हो। मैंने होंठों से वो वाक्य दोहराया जो नियम में लिखा था, मानो कोई प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा, लेकिन ये शब्द निकलते ही बेअसर लगे, क्योंकि अब मैं समझ चुका था। वो नियम सिर्फ हिदायतें नहीं थे, वो कानून थे, और उन्हें तोड़ने वालों के लिए कोई रहम नहीं था। शहर की रोशनी धीरे धीरे पास आई, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही खोखली हंसी गूंज रही थी, और मेरे दिमाग में वही लड़की की चीखें घूम रही थीं। मैंने खुद से वादा किया, आज रात मैं कहीं नहीं रुकूंगा। मैं सीधे अपने परिवार के पास जाऊंगा। पर मेरे अंदर का एक भाग जानता था कि ये अब तक सिर्फ शुरुआत थी, और रात की सच्ची सजा अब भी बाकी थी। लेकिन मैं वहां से निकल गया, पीछे सिर्फ धूल, अंधेरा और यादें छोड़कर। उस रात के बाद से मैंने कभी नाइट शिफ्ट नहीं की, चाहे कितनी भी मोटी तनख्वाह क्यों न मिली हो। अब कई हफ्ते बीत चुके हैं। मैंने खुद को सामान्य करने की कोशिश की, एक थेरेपिस्ट से बात करके, लेकिन उसे मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। कौन मानेगा भला ऐसी बातें। मैं आधी रात को वहां से जान बचाकर भाग आया था, लेकिन अब बिल्डिंग का मालिक बार बार कॉल कर रहा है। कहता है नया गार्ड भी वहां से भाग गया है, और उसे शक है कि शायद मैंने ही उसे उस जगह के बारे में कुछ बता दिया है। एक दिन मैं फोन पर यूं ही स्क्रॉल कर रहा था। बिल्डिंग के मालिक के कॉल और मैसेज आते रहे, पर मैंने सबको अनदेखा किया। फिर आखिरकार उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने पुलिस को भी सब बताया था, लेकिन उनके पास न कोई सबूत था, न कोई ठोस दिशा। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर मैंने खुद ही सर्च करना शुरू किया इंटरनेट पर, उस जगह और उस आदमी के बारे में। और फिर मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल मिला, जिसका शीर्षक देखकर ही मेरी रूह कांप गई। विलास राव के स्टोरेज हाउस का सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ 2 दिन ड्यूटी पर रहने के बाद लापता। पुलिस अब भी जांच में जुटी है। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने सोचा, 2 दिन? वह मुझसे ज्यादा देर टिक गया, उसके लिए तो शाबाशी बनती है। लेकिन लेख में आगे पढ़ते ही मेरा गला सूख गया। वो बिना किसी सुराग के गायब हुआ था। बस उसकी कार वहीं बाहर पार्किंग में मिली थी, दरवाजा खुला हुआ। किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे सब समझ आ गया।
वो सब क्रीचर्स, वो वुमन, वो वॉइसेस, वो रूल्स, सब ने उसे पकड़ लिया था। मैंने गलती की थी, नियम तोड़े थे, फिर भी बच गया, पर वो नहीं बचा। और अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर कभी कोई जगह, कोई काम या कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, इतना कि सच होने पर यकीन ना आए, तो प्लीज अपने अंतर्मन पर भरोसा रखिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी भयानक होती हैं कि उनका सामना करने वाले का नाम अगली खबरों की हेडलाइन बन जाता है।